नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में हम शुक्र पढ़ रहे हैं। शुक्र का परिचय और शुक्र का साप्तांग सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है शुक्र के अनुसार राजा या राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। शुक्र ने राज्य का क्या कार्य क्षेत्र बताएं। इससे पहले हम प्लेटो और मनु में भी पढ़ चुके हैं, लगभग वही कार्य हैं राजा के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। यद्यपि शुक्र नीतिसार में उसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है, किंतु कई जगह हमें उल्लेख मिलता है कि वो राज्य को एक स्वाभाविक व अनिवार्य संस्था मानता है। उसमें एक महत्वपूर्ण कथन दिया है कि संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका होती है। यानी राज्य का संरक्षण और नेतृत्व यदि प्राप्त नहीं होगा तो प्रजा क्या हो जाएगी, नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। अतः इसीलिए क्या है, राज्य बना हुआ है। शुक्र ने राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए अपना विचार व्यक्त किया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य जो है वो लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। शुक्र राज्य को प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं वरन उसके नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी मानता है। यानी केवल भौतिक आवश्यकता पूर्ति का साधन नहीं है, केवल भौतिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त नहीं करता राजा, वरन उसका नैतिक उत्थान का मार्ग भी राज्य प्रशस्त करता है। तो शुक्र नीति सार में राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं वो अत्यधिक व्यापक माने गए हैं। समस्त प्रजाजन की रक्षा, भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है, वरन उसका जो सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह हो सके, उसका नैतिक मार्ग प्रशस्त हो सके, नैतिक कल्याण हो सके, ये भी राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला जो कर्तव्य माना, उसमें एक कथन दिया हुआ है महत्वपूर्ण: दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन करना, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना तथा भूमि का निरंतर अर्जन करना ही क्या है, राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। शुक्र के अनुसार राज्य के द्वारा अपने जो समस्त प्रजाजन हैं उनको धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में इस प्रकार से सहायता की जानी चाहिए कि उनका मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके। शुक्र नीति सार के अनुसार अब हम कार्यों को देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो कार्य बताया वो है प्रजा की रक्षा। शुक्र के अनुसार राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। अतः उससे अपेक्षा की गई है कि वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति का समुचित प्रयोग करते हुए दुष्टों का दमन करे, साथ ही सभी भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करें। इस दृष्टि से अपराध व अपराधियों को न पनप दे राज्य में आंतरिक व बाह्य शत्रुओं से, डाकुओं से प्रशासन की रक्षा करे। राजा यदि ये कार्य ठीक से संपन्न नहीं करता तो प्रजा जो है उसमें राज्य के प्रति विरोध की भावना बढ़ जाती है और राजा का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ सकता है। अतः शुक्र नीति सार में प्रजा रक्षण के कार्य जो है उसको सर्वप्रमुख प्राथमिकता दी गई है।
दूसरा जो कार्य है वो लोक कल्याण के कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को उसने अस्वीकार किया है और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का उसने प्रतिपादन किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रजाजन के प्रति क्रूरता से व्यवहार को नहीं अपनावे, वरन दीन व असहाय जनता का उदारतापूर्वक पालन करे, स्वयं के सुख के लिए प्रजा को कष्ट न पहुँचाए। प्रजा के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है। प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मनु, कौटिल्य आदि जो प्राचीन विचारक हैं उन्होंने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास किया है। शुक्र भी राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवेचन करता है और बताता है कि राज्य जो है उसको कुओं, बावड़ी, तालाबों, मंदिर, मठ, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रजाजनों को मंदिर व उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करें। राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाएं। तो इस प्रकार सबसे एक जो अलग जो चीज़ हमें अन्य विचारकों से दिखाई देती है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का महत्वपूर्ण दायित्व माना गया, जो न कौटिल्य ने माना है न मनु ने माना है। अर्थात पर्यावरण की रक्षा भी शासन का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस दृष्टि से शासन से अपेक्षा की गई है कि वो गाँवों में, नगरों में अधिकाधिक वृक्ष लगवाएं और उनके पोषण के लिए खाद एवं जल की नियमित व्यवस्था करें। अगला जो कार्य है वह लोक आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंधन। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंध को भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य मानता है। शुक्र के अनुसार गो, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि जो पशु हैं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातु खनिजों का, पदार्थों का, अचल संपत्ति के क्रय विक्रय, चिकित्सा और व्यवसायों का राज्य का विनियमन किया जाना चाहिए और उपयुक्त गतिविधियों के लिए राज्य में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए। शुक्र नीति में लाइसेंस के बिना शिकार करने या धारण करने को पूर्णतः निषेध किया गया है। यानी ये जो गतिविधियाँ इनके संचालन के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है और जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर पूर्णतः दंड के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करें। अगला जो कार्य है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। इस प्रसंग में शुक्र का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अधिक व्यवहारिक है। उसका मानना है कि संतुष्ट राज कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। उसने ये बात अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के आंतरिक पक्षों कर्मचारियों को वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश, पेंशन आदि के संबंध में राज्य जो है उसको सुनिश्चित व कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति बनाने की अपेक्षा की है और इस विषय पर उसने विस्तृत विवेचना की है और ये हम कह सकते हैं कि उस समय में इस विषय पर विस्तृत विवेचना करने वाला शुक्र पहला विचारक था। और साथ ही उसने ये भी बल दिया कि शासन के जो अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का भली भांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाएं। यानी राज्य का दायित्व है कि वो राज कर्मचारी को संतुष्ट रखे ताकि वो अच्छा प्रशासन दे सके और कर्मचारी का दायित्व है कि अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करे और जनता को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। अगला है न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना भी राज्य का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य है और न्यायशील जो शासक है वही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ, काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से संगठित करे कि प्रजाजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव या निष्पक्ष न्याय प्राप्त न हो। दुष्ट को दंडित करना राज्य का सबसे पवित्र कर्तव्य है। त्रुटिपूर्ण न्याय व्यवस्था को पूर्णतः क्या करें, विनाश करें। और क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण जो न्याय व्यवस्था हमारी यही राज्य के विनाश का कारण बनती है। अगला है राज्य की शिक्षा संबंधी दायित्व। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना है
और शासन को ऐसे प्रयत्न करने के निर्देश दिए हैं जिनसे विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि शासन जो है वो प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता अनुसार राज्य के पदों पर नियुक्ति दे, विद्या तथा कला में पारंगत जो व्यक्ति हैं उनको प्रतिवर्ष सम्मानित करता रहे। तो इस प्रकार से वो शिक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन करे। अगला है राज्य के सामाजिक दायित्व। राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनु की भांति ही विस्तृत विवेचन किया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म व नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करे, और साथ ही उसे ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की समाज के जो विभिन्न वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके और समाज में इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहें। अगला है नैतिक और धार्मिक कार्य। शुक्र के अनुसार राज्य के लिए नैतिक और धार्मिक जीवन की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है, और इसके लिए राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए। जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राज्य की आय का जो चौथाई भाग है वो दान, दक्षिणा इत्यादि में खर्च करना चाहिए। जिन उत्सवों को प्रजा करती है, मनाती है, उनका राज्य को सदा पालन करना चाहिए, और प्रजा के आनंद में ही राज्य को आनंदित और उसके दुख में ही उसे दुखी होना चाहिए। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है, और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों के और टकराव से बचा जाना चाहिए। लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा के लिए और प्रजा के कल्याण के लिए युद्ध करना आवश्यक हो तो उसे संपूर्ण युद्ध करना भी चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र की जो ये उसने विवेचना की है, इतना विस्तार से उसने राज्य का कार्यक्षेत्र बताया है, और उसने माना है कि राज्य को इन सभी दायित्वों को पूरा करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस अपने राज्य में निरंतर क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। और शुक्र नीति में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रजा का जो कल्याण हेतु जो सभी संभव प्रयास हों वो उन्हें अपनाए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें। इससे हम जो ये शुक्र के कार्यक्षेत्र, राज्य के कार्यक्षेत्र की विवेचना करते हैं, तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि शुक्र का जो दृष्टिकोण है पूर्णतः प्रगतिशील दृष्टिकोण है। उसने राज्य में मद्यपान की नीति, मद्यपान जो है उसको सीमित और नियंत्रित करने की बात की है। राजा को नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करने का भार सौंपा है। राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी निर्धारित किए हैं। यानी पूर्णतः यदि हम देखें तो उसने राज्य में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात की है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का भौतिक, बौद्धिक व नैतिक उत्थान करना होगा। तो इस प्रकार से शुक्र का जो राज्य का कार्यक्षेत्र संबंधी जो विचार है वह अत्यंत विस्तृत और व्यापक है, और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की वो बात करता है।